फिर 1 घंटे बाद उसके पास आया तो इवान रास्का बोल रहा था, मरीना, जनरल पार्किन के पास पहुंचो। वो इसराइली सरहद पार करके लबनान पहुंचने वाला है। इवान रास्का ने जनरल पार्किन को पहले अपना मामूल बनाया, फिर मरीना ने इवान रास्का से उसे अपने कब्जे में ले लिया। वो जनरल पार्किन के पास आई, फिर बोली, क्या तुम पूरी तरह मुतमईन हो कि इसराइली सरहद पार करते वक्त कोई रुकावट पेश नहीं आएगी? मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ मादाम। आला अफसर ने जिस नाम से मेरे कागजात तैयार किए हैं, मैं उसी मेकअप में हूँ। अब बंदरगाह की तरफ जा रहा हूँ। उस आला अफसर की मौजूदगी में कोई मुझसे इस किस्म का सवाल नहीं करेगा। मुझे उस अफसर के दिमाग में ले चलो। वो अफसर के दिमाग में आकर बोला, मैं अपनी रिहाइशगाह से छुप कर निकल रहा हूँ। बहरी जहाज तक 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मरीना ने कहा, मैं अफसर के ख्यालात पढ़ती रहूंगी, तुम होशियारी से आओ और ताक्कुब और निगरानी करने वालों का खास ख्याल रखो। वो चला गया। मरीना अपने इत्मीनान के लिए अफसर के ख्यालात पढ़ने लगी। पता चला वो पिछली रात नए यरूशलेम के कुमार खाने में था। फिर रात ही की फ्लाइट से तेल अवीव आ गया। कुमार खाना में चंद जवारियों से झगड़ा हुआ था और इससे कबल एक बार सांस रोक ली थी। सांस रोकने वाली बात ने मरीना को तशवीश में मुब्तला किया। उसने पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई आया था? वो बोला, मैं पहले कह चुका हूं कि मार खाकर गिरते वक्त चंद सातों के लिए होशो हवास मुअत्तल हो गए और सांस रुकी थी। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि ऐसा मार खाकर बदहवासी में हुआ। इस दौरान या इससे कबल कोई दिमाग में आया था? इसके बाद क्या फिर तुमने सांस रोकी थी या पराई सोच की लहरों को महसूस किया था? नहीं, मैंने किसी भी सोच की लहर को महसूस नहीं किया और ना ही किसी वक्त सांस रोकी। अगर कोई नाकाम होकर जाता तो फिर कामयाब होने की कोशिश में दोबारा आता, लेकिन वो पलट कर ना आया। मरीना ने जनरल पार्किन के पास आकर पूछा, कोई ताक्कुब कर रहा है? वो ड्राइव कर रहा था। कबनुमा आईने में देखते हुए बोला, मैं बहुत मोहतात हूँ, अपने बंगले से देखता आ रहा हूँ। बंगले के आसपास ना कोई निगरानी करने वाला था और ना अब कोई ताक्कुब कर रहे। वो बंदरगाह के पार्किंग एरिया में कार से उतर गया। अटैची लेकर इमिग्रेशन काउंटर पर आया। वहाँ वो आला अफसर मौजूद था। उसने जनरल के कागजात लेकर क्लर्क से कहा, ये ओके है, इन पर मोहर लगा दो। कागजात पर सरहद पार करने की मोहर लग गई। अफसर उसके साथ चलता हुआ जहाज की सीढ़ियों तक आया। वहां 2 अफसर और मुसल्लह फौजी जवान खड़े हुए थे। अली भी मौजूद था। उसका इशारा पाते ही 2 जवानों ने जनरल पार्किन को जकड़ लिया। वो बोला, ये क्या हरकत है? अली ने कहा, तुम्हारी तलाक के लिए अर्ज है कि मैं कार्बन हेराल्ड हूं, तुम्हारा गोल्डन ब्रेन। तुम सरहद पार ना जाओ, आहनी सलाखों के पार जाओ। ये कहते उसने सिरिंज की सुई उसके बाजू में पेवस्त कर दी। जनरल पार्किन दूसरे लम्हे में बेहोश हो गया। मरीना को उसके दिमाग से निकलना पड़ा। वाला अफसर के पास आई। उसके हाथों में हथकड़ी लग चुकी थी। उसने अली के दिमाग में आना चाहा, वहां जगह ना मिली। उसने अफसर से पूछा, क्या यही कार्बन है, गोल्डन ब्रेन है? वो बोला, मैंने इसे पहली बार देखा, ये खुद को अभी गोल्डन ब्रेन कह रहा था। मरीना ने कहा, अपने आसपास के फौजी जवानों और अफसरों को किसी तरह बोलने पर मजबूर करो। इनमें से किसी के जरिए गोल्डन ब्रेन को जख्मी कर दूंगी। तुम्हें और जनरल को रिहाई दिलाऊंगी। मेरे लिए ये गोल्डन ब्रेन के अंदर पहुंचने का बेहतरीन मौका है। उस अफसर ने चीख चीख कर कहा, मैं एक जिम्मेदार सरकारी अफसर हूं, तुम मुझे हथकड़ी पहनाकर गलती कर रहे हो। मुझसे इस मामले में बात करो। बोलो अफसर, तुम्हारा नाम क्या है? अली ने कहा, ख्वामखा इनकी जुबान खुलवाने की कोशिश कर रहे हो। इनमें से कोई अफसर और जवान अपना नाम नहीं बता सकेगा क्योंकि ये सब गूंगे हैं। झूठ बोलते हो। फौज में किसी गूंगे और बहरे को सिपाही नहीं बनाया जाता। लेकिन मैं तुम्हारी टेलीपैथी जानने वाली के लिए इन्हें गूंगा बनाकर लाया हूं। यहाँ कोई चाल कामयाब नहीं होगी। बाय द वे, तुम कौन हो मादाम? क्या अपना तारुफ कराओगी? मरीना अपनी नाकामी को समझ गई। अफसर के दिमाग से चली गई। उसी अफसर के अंदर सानी और जे मॉर्गन छुपे हुए थे। मॉर्गन नहीं जानता था कि वहां टेलीपैथी जानने वाली कोई सानी मौजूद है। अलबत्ता सानी उसकी मौजूदगी के मुतल्लिक जानती थी। अली ने अफसर को देखते हुए मॉर्गन को मुखातिब किया, मॉर्गन, वो मोहतरमा जो फौजियों को बोलने पर मजबूर करना चाहती थी, अभी तक खामोश क्यों है? वो बोला, शायद चली गई है या सोच रही है कि अपना झूठा तारुफ कैसे कराए। उसे सोचने दो, या अगर चली गई है तो बड़ा करम किया है। तुम जनरल पार्किन को कोमा पहुंचाने तक इसकी सख्ती से निगरानी करते रहो। अली वहां से चलता हुआ बंदरगाह के पार्किंग एरिया में आया। एक बहुत ही कीमती कार उसके सामने आकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर एक निहायत ही हसीन और जमील दोशीज़ा बैठी हुई थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। बदन पर कीमती और जाज़बे नज़र लिबास था। वो एक अदाए ना से चलती हुई उसके सामने आकर बोली, ए मिस्टर, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये रास्ता है? अगर मैं ब्रेक ना लगाती तो कुचले जाते। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो मुझे कुचलने के लिए ही पैदा हुई हो। कब तक ब्रेक लगाती रहोगी? मुझ पर चढ़ती चली आओ। वास्कर बोली, तुम पामेला से शादी करने के बाद बदमाश हो गए हो। पहले ऐसी बातें नहीं करते थे। ये बताओ, ये नया हुस्न कैसा है? क्या मैं हसीन और पुरकशिश लग रही हूँ? तुम ख्वाह कितनी ही हसीन बन जाओ, मेरी सानी के असली चेहरे के सामने दुनिया की कोई सूरत निगाहों में नहीं समाती। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? कहो, क्या मेरे मेकअप में कोई खामी रह गई है या आवाज़ और लहजा बदलने में नाकाम रही हूँ? तुम्हारी कोई खामी या नाकामी नहीं है, परफेक्ट मेकअप है। ये क्यों भूलती हो कि हम 1000 पर्दों में भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं?
तुमने मुझे पॉल हैरिसन के रूप में और मैंने तुम्हें एल्पा के रूप में पहचान लिया था। अगरचे तुम याददाश्त खो चुकी थी, इसके बावजूद मुझे अपना समझ रही थी। हम बसारत से नहीं बसीरत से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वो मुस्कुराकर बोली, मेरी गाड़ी में चलोगी? अपनी गाड़ी में? मेरी गाड़ी मुलाजिम ले आएगा। मुझे तुम्हारी जैसी हसीना से लिफ्ट लेना चाहिए। वह दोनों हंसते हुए कार की अगली सीट पर आकर बैठ गए। सानी ने इसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा मौजूदा नाम किम फी है। मैं एक अरबपति यहूदी प्राइज होल्डन की बेटी हूँ। लंदन से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास करके आई हूँ। मम्मी डैडी ने कहा है कि मुझे जल्द ही एक लाइफ पार्टनर तलाश कर लेना चाहिए। यानी तुम्हारे मम्मी डैडी को मालूम हो चुका है कि तुम बालिग हो चुकी हो? जी हाँ, मालूम हो चुका है। कैसे मालूम हो गया? क्या तुम्हारी कोई बालिगाना हरकत पकड़ी गई है? मिस्टर, ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो और काम की बात करो। उस अफसर के दिमाग में कोई टेलीपैथी जानने वाली बोल रही थी। तुम कुछ अंदाज़ा कर सकते हो वो कौन थी? अंदाज़ा ही नहीं, यकीन है वो मरीना थी। आजकल सुपर मास्टर की टीम में सिर्फ तुम ही एक ख्याल खानी करने वाली लड़की हो, बाकी सब मर्द हैं। मास्कमैन के पास सिर्फ इवान रास का है। इसराइल में एक अल्पा है जो अभी कौमा में है। शल्पा और जोरा जोरी जैसी पुरानी ख्याल खानी करने वालियाँ नाबूद हो चुकी हैं। सिर्फ एक मरीना रह गई है, वही ऐसी हरकतें कर रही है। बहुत अरसा पहले मैंने सुना था कि मरीना को टेलीपैथी जानने वालों की टीम बनाने का खबर था। आज वह जनरल पार्किन को यहाँ से ले जाना चाहती थी। इसका मतलब है वह पुराना खबर अभी तक उसके दिमाग में है। तमाम टेलीपैथी जानने वालों में वही एक ऐसी औरत है जो ये इल्म हासिल करने के बाद भी आज तक भटक रही है। न जिंदगी गुजारने के ठोस असूल बनाती है, न किसी पर एतमाद करती है। ना उसका कोई घर है और ना ही कोई महफूज पनाह का। किसी मुसीबत की घड़ी में कोई उसकी पुश्त पनाही करने वाला नहीं है। वो एक दिन बहुत पछताएगी। टेलीपैथी सीख लेने के बाद पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, वह फिर ज़मीन पर पाँव रखते ही नहीं, आसमानों पर उड़ने लगते हैं। सानी ने कहा, खुदा का शुक्र है सिर्फ हमारे ख़ानदान की तमाम टेलीपैथी जानने वाली ख़वातीन हमेशा से महफूज रही हैं और खुदा ने चाहा तो हमेशा इज्जत व आबरू से ज़िंदगी गुजारती रहेंगी। अली कुछ कहना चाहता था। सानी ने खामोश रहने का इशारा किया क्योंकि लम्बोडा उसके पास आकर कोड वर्ड्स अदा कर रहा था। फिर उसने कहा, माय डार्लिंग बेबी, वो कमबख्त हैरी होगन तो फजूल सा आदमी है। टेलीपैथी जानता है मगर हमारे काम नहीं आएगा। वह इस कदर नाकारा क्यों है अंकल? वो कमबख्त बहुत ज़्यादा शराब पीता है। हम उससे ये लानत नहीं छुड़ा सकेंगे। यह डॉक्टरों की मुतफ़िका राय है कि उसके जिस्म में शराब थोड़ी बहुत पहुंचती रहे। उसे पीने से रोका जाएगा तो वह वक्त से पहले मर जाएगा। वह एक जगह गाड़ी रोककर बोली, अंकल, ऐसा शख्स नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा। दुश्मन उसके दिमाग में छुपकर हमारी मसरूफियात मालूम करते रहेंगे। मुझे अफसोस है कि मैंने एक नाकारा शख्स को आपके हवाले किया है। बेटी, ऐसा ना कहो, तुम तो ज़बरदस्त काम दिखा रही हो। हमारे मुकद्दर में ही खराबी है, इसलिए अल्पा भी हमारे हाथ से निकल गई है। काम अगर बनते हैं तो बिगड़ते भी हैं। आप अल्पा की खबर लेते रहें, हो सकता है वो फिर हमारे कब्जे में आ जाए। मैं कई बार जा चुका हूँ, वो कौमा में है। ठीक है, फिर जाकर देखता हूँ। वो चला गया। सानी ने गहरी सांस लेकर अली को देखा, फिर मुस्कुराई। अली ने पूछा, मुस्कुरा रही हो? क्या कोई लतीफ़ा सुना गया है? ये लतीफ़ा ही तो है। जॉन लम्बोडा उस हैरी होगन को पाकर जितना खुश हुआ था उतना ही तिल मिला रहा है। वो दोनों हंसने लगे। बल्ख के किले सासान का इंचार्ज और आला अफसर एडी पावेल पारस का एहसानमंद था क्योंकि किला फतह करने के बाद फिर उसे उसके हवाले कर दिया था। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि पारस हिज़्ब मोमिन के काबरीन के फैसलों से मायूस होकर आया है और तन्हा रह गया है, तो एडी पावेल ने कहा, मिस्टर पारस, आप तन्हा नहीं हैं, यह किला आप ही का है। हमें हुक्म दें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप मेरे उज़्बेकिस्तान जाने के इंतज़ामात कर दें। मैं यहाँ से सुबह रवाना होना चाहता हूँ। आप वहाँ रिहाइश के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे, कानूनी या गैर कानूनी? कानूनी तरीका। हुकूमत फ़्रांस को इतला दे दी गई है। कल सुबह मेरे कानूनी कागजात तैयार होकर समरकंद में फ्रांसीसी सफ़ीर के पास फैक्स के ज़रिए पहुँच जाएंगे। आप हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करें और मुझे समरकंद पहुँचा दें। आपने हुकूमत फ़्रांस को क्यों जहमत दी है? सुपर मास्टर की तरफ से तमाम इंतज़ामात हो जाएंगे। मेरे पापा ने कभी सुपर मास्टर का ताउन हासिल नहीं किया। समरकंद जाने के लिए हेलीकॉप्टर इसलिए ले रहा हूँ कि यह किला और यहाँ की बाकी मानदा चीज़ें मेरी खैरात की हुई हैं। मैं हेलीकॉप्टर मांग नहीं रहा हूँ। मांगने के हालात होंगे तो छीन कर ले जाऊँगा। वो सब खामोश रहे। उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह दिन निकले और फरहाद का बेटा वहाँ से चला जाए। अफ़गानिस्तान में हम उनके हरीफ ना रहें। वैसी ख्वाहिश ना करते तब भी पारस को वहाँ से जाना ही था। वह दूसरे दिन समरकंद पहुँच गया। समरकंद को सीकल ज़मीन कहा जाता है। वह पूरा इलाका इतना रोशन और जगमगाता हुआ सा है जैसे नूर बरस रहा हो। पारस ने हेलीकॉप्टर की परवाज़ के दौरान देखा, इस शहर के तीन अतराफ खूबसूरत बर्फ़पोश पहाड़ियाँ और चौथी सिमत दरिया ज़रफ़शां का साफ़ व शफ़ाफ पानी बहता है। शायद उसे ज़रफ़शां इसलिए कहते हैं कि इसका पानी चांद की तरह चमकता रहता है। उसने परवाज़ के दौरान कोहिक पहाड़ी के दामन में एक बहुत बड़ी रसदगाह देखी। एक बहुत बड़ी पेपर मिल भी नजर आई जहाँ बहुत ही उम्दा कागज़ तैयार होता है।
अगरचे पारस का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हो सकता है इस पूरे इलाके को देखना और समझना ज़रूरी हो। हालात उसे इन इलाकों की तरफ भी हाँक सकते थे। हेलीकॉप्टर वहाँ के एक हेलीपैड पर उतर गया। फ्रांस के सफ़ीर और दूसरे अफसरान उसका इस्तकबाल करने के लिए आए थे। उन्होंने इसकी बाकायदा रिहाइश के लिए कानूनी कागजात उसके हवाले किए। एक छोटे से कॉटेज और एक मुलाजिम का इंतज़ाम किया गया। लैला ने मुलाजिम को अंदर से परख लिया, फिर पारस से कहा, यह फ्रांसीसी जासूस है और तुम्हारा वफादार रहेगा। क्या मैं तुम्हारे पापा को इतला दे दूँ? अभी रहने दें। 2-4 रोज़ मैं यहाँ तनहा रहना चाहता हूँ। ये नई जगह है, नए लोग हैं, इसलिए प्लीज़ आप घंटे 2 घंटे में मेरी खैरियत मालूम करती रहें। हाँ बेटे, मैं आती रहूँगी। अब आराम करो, मैं जा रही हूँ। वो चली गई। पारस ने मुलाजिम से कहा, मैं सोने जा रहा हूँ। दोपहर का खाना 3 बजे खाऊंगा, उससे पहले ना जगाना। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, फिर बिस्तर पर आकर थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो गया। उसका कॉटेज एक पहाड़ी के दामन में था। एक कुशादा पहाड़ी का पर्दा हटाने से दरिया ज़रफ़शां बहता हुआ दिखाई देता था। इस कॉटेज के अतराफ बड़े खूबसूरत मनाजर थे। ऐसे मनाजर को देखते रहने से जी नहीं भरता। फिर यह कि मशीनी दुनिया और मशीनी ज़िंदगी के बरक्स वहाँ बहुत खामोशी और सुकून था। वो बड़े सुकून से सो रहा था। दिमाग को हदायत दी थी कि दोपहर के 2 बजे बेदार होगा, लेकिन 1 घंटा पहले ही आंख खुल गई। कोई गैर मामूली बात हुई थी। वो फ़ौरन ही उठकर बैठ गया। कॉटेज का फर्श और दीवारें लकड़ियों की थीं। लकड़ी के फर्श पर दूर कोई टहल टहल कर चल रहा था, जैसे छुप कर आ रहा हो। पारस ने फ़ौरन ही जूते पहन लिए, फिर स्वेटर पहनता हुआ एक मेज़ पर चढ़ गया। उस कमरे की छत पर एक आसमानी खिड़की थी, जिसके पट अंदर से बंद किए जाते थे। वो दोनों पट खोलकर ऊपर छत पर आ गया। छत पर बर्फ़ जमी हुई थी। वो चारों हाथ पांव से रेंगता हुआ छत के किनारे आया। कॉटेज से ज़रा फासले पर 2 मुसल्ला अफराद फरगल, समूर की टोपी और फुल बूट पहने हुए खड़े थे। उनके पांव थोड़े से बर्फ़ में धंसे हुए थे। एक ने इशारे से कुछ कहा, फिर वो 2 मुख्तलिफ सिमतों से कॉटेज को घेरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कॉटेज के अंदर आने लगे। पारस फिर छत की बर्फ़ में रेंगता हुआ दूसरे कमरे की आसमानी खिड़की के पास आया। उसे खोलकर अंदर देखा। इस कमरे में एक मुसल्ला शख्स खिड़की के पास खड़ा बाहर से आने वालों को देख रहा था। पारस ने आसमानी खिड़की खोली तो उस शख्स ने सर उठाकर ऊपर देखा। पारस ने उसे खामोश रहने का इशारा किया, फिर उसे ऊपर आने के लिए कहा। वह फ़ौरन ही एक कुर्सी पर चढ़ गया। अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाया। पारस ने हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। उसने ऊपर आकर पूछा, तुम कौन हो? मैं इस कॉटेज में रहता हूँ, तुम क्यों मेरे कमरे में घुस आए? ये मामला क्या है? वो 4 थे, मैंने 2 को ख़त्म कर दिया है, 2 रह गई हैं। क्या इन 2 को रिश्तेदार समझकर छोड़ दिया है? अजनबी ने गुस्से से रिश्ते की माँ बहन एक की, फिर कहा, गोलियां ख़त्म हो गई हैं। ये गन खाली है, क्या तुम्हारे पास गन है? मुझे ऐसे हथियारों से डर लगता है। इन्हें रखना तो दूर की बात है, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। इतने कद्यावर जवान होकर हथियारों से डरते हो? अगर तुम नहीं डरते हो तो इन हथियारों से भागकर मेरे पास क्यों आए हो? बकवास मत करो, इनसे बचने की तदबीर करो। तदबीर क्या करना है? वो गुमराह हैं, कत्लो गारत गरी के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं उन्हें नसीहत करूंगा, खुदा का खौफ दिलाऊंगा, वो नादिम होकर हथियार फेंक देंगे। ये तुम वाकई बचकाना बातें कर रहे हो या मेरे बुरे हालात में मजाक फरमा रहे हो? क्या भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाना तुम्हारी नज़रों में मजाक फरमाना है? देखो, मैं अभी उन्हें दरिंदे से इंसान बना देता हूँ। ये कहते ही उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा, अरे भाई साहबान, मैं यहाँ हूँ। अजनबी ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए गुस्से और सरगोशी में कहा, यह तुमने क्या किया? उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। खुदा को सब मालूम है तुम कहाँ हो। वो आसमान पर है, तुम छत पर हो। जब उससे नहीं छुपते तो बंदों से क्यों छुपते हो? कॉटेज के अंदर से किसी ने कहा, तुम वो नहीं हो जिसकी हमें तलाश है। तुम कौन हो? नीचे आओ वरना गोली मार दूंगा। पारस ने कहा, खुदा से डरो, एक दिन सबको ऊपर से नीचे आना है। अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी जीने के लिए दी है, गोली मारने के लिए नहीं दी है। पारस ने आसमानी खिड़की के पट उठाकर कमरे में झांकते हुए दोनों को देखा, फिर कहा, अस्सलामु अलैकुम। दोनों ने ऊपर देखते हुए वालेकुमुस्सलाम कहा। तुमने हम पर सलामती भेजी है, हमने तुम पर। सलाम करने से जान की अमान मिलती है, नीचे आ जाओ। वो आसमानी खिड़की के रास्ते कमरे के अंदर लटक कर फर्श पर आ गया, फिर उनसे मुसाफिया करते हुए बोला, मुझे खुशी है कि मेरे घर में मुसलमान भाई आए हैं। मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तशरीफ़ रखिए, आपके लिए कावा हाजिर करूँगा। हम कावा नहीं, उस दुश्मन का खून पिएंगे। इतनी सर्दी में उसका खून रगों में जम रहा है, आप नहीं पी सकेंगे। फिर वो मेरा मेहमान है। आप जानते हैं मुसलमान जान दे देता है मगर मेहमान पर आंच नहीं आने देता। उसने मेरे पास पनाह ली है। देखो ब्रदर, उसने हमारे 2 आदमी मार दिए हैं, वो कातिल है, उसे हमारे हवाले कर दो। जब मेरा मेहमान मेरे घर से निकलकर 40 कदम दूर चला जाएगा तो उसे बेशक गोली मार देना। अभी यह मुमकिन नहीं है। एक ने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह डर नहीं है कि हमारे हाथों में भरी हुई बंदूकें हैं? तुम वालेकुम सलाम कहकर सलामती दे चुके हो, फिर डर कैसा? दोनों ने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा, फिर कहा, तुम बहुत चालाक हो, हमसे सलामती हासिल कर ली, ठीक है। हम जा रहे हैं, यहाँ से 40 कदम दूर जाकर उस कातिल का इंतज़ार करेंगे।
वो नागवारी से पांव पटकते हुए बाहर आए। पारस ने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, फी अमानिल्लाह। वो दोनों पीछे हट गए। एक ने कहा, हम ज्यादा अरबी नहीं जानते हैं, तुम फिर सलामती जैसी कोई बात कहकर दुश्मन कातिल को 40 कदम दूर भी सलामती दिलाओगे? नहीं, तुम दूर रहो, हम मुसाफिया नहीं करेंगे। वो दोनों जाने लगे। जब जरा दूर चले गए तो पारस ने कमरे में आकर कहा, वो जा चुके हैं, अंदर आ जाओ। अजनबी आसमानी खिड़की से लटक कर कमरे में आया, फिर बोला, तुमने तो कमाल कर दिया। ये आज मालूम हुआ कि सलाम करने के बाद मुसलमान एक दूसरे की सलामती के जिम्मेदार हो जाती हैं। हाँ, मगर 40 कदम के फासले पर मौत तुम्हारे इंतजार करती रहेगी। उसने जोरदार कहका लगाया, फिर कहा, मैं मौत का रुख फेर दूंगा। उन दोनों को 40 कदम तो क्या 40 मील दूर भगाऊंगा। बाय द वे, पीने के लिए कावा मिलेगा? अभी मेरा मुलाजिम आएगा, कावा मिल जाएगा। अपने मुतल्लिक बताओ, ये क्या मामला है? ये लोग मेरी गर्लफ्रेंड पर बुरी नज़र रखते थे। मैंने इन्हें समझाया कि अल्लाह वाली है, इसके लिए बुरा सोचोगे तो अजाब नाजिल होगा, मगर इन्होंने एक नहीं सुनी। फिर उन पर अजाब उतरा। इनमें से दो ने खुद ही एक दूसरे को गोली मारी और मर गए। लेकिन तुमने तो छत पर कहा था कि उन दोनों को तुमने ख़त्म किया है। शायद मैं डींगे मारते हुए ऐसा कह गया था। हकीकत यह है कि उन दोनों ने मेरी की बददुआओं के नतीजे में खुदकुशी की है। क्या मैरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम है? हाँ, वो मेरी जान है, मेरी आरजुओं की जन्नत। 40 कदम पर जहन्नुम है। तुम्हारी जन्नत कितने फासले पर है? वो अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन हो रहा होगा, बल्कि हो चुका होगा। मुझे वहां पहुंचना था, लेकिन इन दुश्मनों ने रास्ता रोक रखा है। कोई बात नहीं, ऑपरेशन तो कामयाब रहा है। हाँ, मेरी तवक्को से ज़्यादा कामयाब रहा है, मैं मुतमईन हूँ। तुम अस्पताल नहीं पहुंच सके तो ऑपरेशन की कामयाबी का यकीन कैसे हो गया? वो गड़बड़ाया, फिर जल्दी से मुस्कुराकर बोला, ये दिल के मामलात हैं, मोहब्बत में दिल गवाही देता है। ऑपरेशन उधर होता है और बच्चा इधर हो जाता है। मैं सुन चुका हूँ, मोहब्बत में बड़े बड़े तमाशे होते हैं। पारस अपने दाव पेच से इस हद तक मालूम कर चुका था कि वह अजनबी टेलीपैथी जानता है, या उसके पीछे ये इल्म जानने वाला कोई छुपा हुआ है। एक तो ये बात हलक से नहीं उतरी कि उसे कत्ल करने का इरादा करने वालों में से दो ने खुद ही एक दूसरे को कत्ल कर दिया। ऐसे जानलेवा तमाशे टेलीपैथी के जरिए किए जाते हैं। फिर वो मैरी के पास पहुंचे बगैर ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर चुका था कि ऑपरेशन कामयाब रहा है। मुलाजिम ने आकर कहा, सर आप वक्त से पहले बेदार हो गए, मुझे मालूम होता तो शहर न जाता। कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद खाना लगा दो। ये मेरे मेहमान यहाँ मेरे साथ खाएंगे और खाने के बाद कावा पियेंगे। मैं अभी बाथरूम से आ रहा हूँ। उसने बाथरूम में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। उसी वक्त कोई दिमाग में आया। उसने सिर्फ 3 सेकंड इंतजार किया, फिर सांस रोक ली। अगर लैला होती तो आते ही कोड वर्ड अदा करती। चुनाचे पारस का यकीन और पुख्ता हो गया। वो अजनबी जो इस कॉटेज में था वो टेलीपैथी जानता था। वो दूसरी बार नहीं आया, समझ गया कि जिसके यहाँ पनाह ले रहा है वो योगा का माहिर है। पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेता है। पारस ने बाथरूम से आकर लिबास तब्दील किया, फिर खाने की मेज़ पर आकर अजनबी से बोला, चलो दोस्त खाना शुरू करो। वैसे तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया, हो सके तो नाम के साथ काम भी बता दो। मेरा नाम पॉल हेनरी है और काम मेरा इश्क करना और हुस्न के नाज उठाना है। इसके अलावा जितने भी काम हैं वो दुनिया के बदनसीबों के लिए हैं। मैं तुम्हारी मैरी को ज़रूर देखूंगा जिससे शादी करने तुम इस मुल्क में आए हो। वो किस अस्पताल में है? वो मुंह में लुकमा लेकर चबाते हुए बोला, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा, शर्त यह है कि उन दुश्मनों को टाल दो जो 40 कदम पर मेरी मौत बनकर खड़े हुए हैं। पारस वहां से उठते हुए बोला, मैं उन दुश्मनों को जाकर समझाता हूँ कि तुम मरने से पहले अस्पताल तक जाकर अपनी महबूबा का आखिरी दीदार करना चाहते हो। इस तरह तुम अस्पताल तक पहुँचते पहुँचते अपने बचाव का रास्ता निकाल लेना। दुश्मनों की खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक गन या कारतूस दे दो, मैं मिनटों में उन्हें फना कर दूंगा। सॉरी, मैं अपने पास कभी हथियार नहीं रखता। तुम ये बताओ वो किस अस्पताल में है ताकि वहां तक ले जाने की इजाज़त हासिल कर सकूं। उसने अस्पताल का नाम और पता बताया। पारस तेजी से चलता हुआ कॉटेज से बाहर आया। पॉल हेनरी के कत्ल का इरादा करने वाले कॉटेज के दाएं बाएं 40 कदम के फासले पर खड़े हुए थे ताकि वो किसी भी सिमत से भाग ना सके। पारस एक के करीब आया। एक ने कहा, ब्रादर तुम नज़दीक नहीं आओ, तुम फिर कोई चालाकी दिखाओगे। तुम मुसलमान होकर उस बेदीन की हमायत करते हो। तुम कैसे जानते हो कि वो बेदीन है? ओह ब्रादर, ये और उसका साथी एक नए मज़हब की तबलीग कर रहे थे। उज़्बेक मुसलमानों को बहकाते हैं। यह हमसे भी कहता था कि हम दीन इस्लाम छोड़कर दीन इंसाफ को कबूल कर लें। हम इसे मारने के लिए दौड़े तो इसने हमारे 2 साथियों को कत्ल कर दिया। कैसे कत्ल किया, ज़रा तफसील से बताओ। ये हमारी समझ में नहीं आया। ये दीन इंसान के खबीस लोग शायद जादू जानते हैं। पहले उस काफिर ने दोनों को गोली मारने की कोशिश की मगर वो जख्मी हुए। फिर पता नहीं क्या जादू चल गया, हमारे दोनों साथियों ने एक दूसरे को गोली मार दी। पारस ने पूछा, क्या तुम लोग योगा के माहिर हो? उसने पूछा, ये योगा क्या होता है? सांसों को काबू में रखने वाले वर्जिशी आसनों को योगा कहते हैं। हाँ, हम लोग उज़्बेकिस्तान के मारूफ पहलवान हैं। सुबह शाम वर्जिश करते हैं और कई मिनट तक सांस रोक लेते हैं। वो कॉटेज में जो मेहमान है वो कहते हैं कि तुम लोग उसकी महबूबा को उससे छीनना चाहते थे। शैतान का बच्चा झूठ बोलता है। हमने उसकी महबूबा को तो क्या, उसकी माँ को भी नहीं देखा।
उसी वक्त लैला ने आते ही कोड वर्ड्स अदा किए। पारस ने कहा, अम्मी, एक ख्याल खोनी करने वाला मुर्गा मेरे कॉटेज में है। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। आइए, मैं आपको उसके दिमाग में ले चलूँ। फिर उसने उज़्बेक मुसलमान से कहा, आओ दोस्त, हम कॉटेज में चलते हैं। वह मेहमान नहीं, शैतान है। उसने मुसलमानों को बेदीन बनाने के लिए हमारे 2 मुसलमान भाइयों को हलाक किया। उसका अंजाम भी हलाकत होगा। वह उज़्बेक मुसलमानों के साथ कॉटेज में आया। वहाँ पॉल हेनरी नहीं था। मुलाजिम एक जगह बंधा हुआ था और उसके मुंह से टेप चिपका हुआ था। पारस ने मुंह से टेप हटाया, फिर रस्सियाँ खोलते हुए पूछा, वो कहाँ है? वो जासूस जो मुलाजिम बनकर रहता था, उसने कहा। उस मेहमान ने पीछे से मेरे सर पर ज़रब लगाई, फिर मेरे दिमाग में पहुंचकर हंसने लगा। उसे मालूम हो गया कि मैं एक फ्रांसीसी जासूस हूँ और मेरी एक अटैची में रिवॉल्वर, बुलेट्स और साइलेंसर रखे हुए हैं। उसने मुझे यहाँ बांध दिया। मैं कोई जद्दोजहद ना कर सका क्योंकि उसके इख्तियार और काबू में था। वो मेरे रिवॉल्वर में साइलेंसर लगाकर पिछले रास्ते से बाहर गया है। वो सब दौड़ते हुए पिछले दरवाजे से बाहर आए। वो नज़र नहीं आ रहा था। वो बर्फ़ में धंसे हुए पैरों से चलते हुए एक जगह रुक गए। वहाँ दूसरे उज़्बेक मुसलमान की लाश पड़ी हुई थी। पॉल उसे साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से हलाक करके गया था। दूसरा उज़्बेक पॉल को गालियां देने लगा, उसे हर हाल में कत्ल करने के लिए कस्में खाने लगा। पारस ने जासूस मुलाजिम से पूछा, क्या वो तुम्हारे दिमाग में आकर सवालात कर रहा था? जी हाँ, आपके मुतल्लिक पूछ रहा था। मैंने कहा, आप फ्रांस के बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। उसने मेरे चोर ख्यालात से भी यही मालूम किया होगा। इसने मुझसे ज़्यादा बहस नहीं की, मेरा हथियार लेकर चला गया। पारस ने उज़्बेक दोस्त से कहा, गम ना करो, जो मुकद्दर में था वो पूरा हुआ। तुम अपने साथी की लाश को उसके अजीज़ों में पहुंचाकर उसी अस्पताल में आओ जहां उसकी महबूबा का ऑपरेशन हुआ है। उसी महबूबा के ज़रिए पॉल का सुराग मिलेगा। जासूस मुलाजिम पॉल की हकीकत नहीं जानता था। उसे बहुत बड़ा सरकारी अफसर समझता था। लेकिन पॉल समझ गया था कि सरकारी अफसर के पीछे कोई पुरस्कार शख्स छुपा हुआ है। फिर यह कि मुल्क फ्रांस का नाम आते ही उसका हर पुरस्कार शख्स फरहाद ही समझ में आता था। पॉल को यही छुपा हुआ था, इसलिए वह जान पर खेलकर उस कॉटेज से निकल भागा। पारस जासूस मुलाजिम के साथ दूर तक चलता हुआ मेन रोड पर आया। वहां से गुजरती हुई गाड़ियों को लिफ्ट मांगने का इशारा करने लगा। आखिर एक गाड़ी में लिफ्ट मिल गई। वह दोनों पिछली सीट पर आ गए। पारस ने ड्राइव करने वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, प्लीज़ हमें जल्द से जल्द दारुल शिफा तक पहुंचा दो या किसी टैक्सी स्टैंड ले जाओ। उसने ड्राइव करते हुए पूछा, दारुल शिफा क्यों जाना चाहते हो? वहाँ हमारा एक मरीज़ है, उसकी इयादत के लिए जा रहे हैं। आप वहाँ असूलों के मुताबिक क्यों नहीं जाना चाहते? पारस ने पूछा, ये असूलों के मुताबिक कैसे जाया करते हैं? भाई, जिस तरह इबादत गाहों में इबादत गुजार जाते हैं, उसी तरह अस्पतालों में सिर्फ बीमारों और जख्मियों को जाना चाहिए। ज़रा सब्र करो, मैं अभी कार एक्सीडेंट के जरिए तुम्हें जख्मी करके वहाँ पहुँचा देता हूँ। ये कहते ही उसने अचानक स्टीयरिंग घुमा दी। गाड़ी के पहिए टर्न लेते हुए सड़क छोड़कर ढलान पर आए। नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई थी। वो कार उसे टकरा कर रुक गई। इस टकराव से पहले ही पारस दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा चुका था। चंद लम्हों के बाद ही पारस ने पराई सोच की लहरों को महसूस करते हुए कहा, पॉल, तुमने मेरे दिमाग में आने के लिए चाल अच्छी चली थी। मुलाकात की ऐसी जल्दी भी क्या है? मैं तुम्हें भगाकर तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। नाउ गेट आउट। उसने सांस रोक ली। दौड़ता हुआ कार के पास आया। कार ड्राइव करने वाला और जासूस मुलाजिम किसी कदर जख्मी हो गए थे। पारस ने कहा, तुम तिब्बी इमदाद के लिए दूसरी जगह जाओ, मेरे साथ न रहो, क्योंकि पॉल तुम्हारे जरिए मुझ पर नजर रखता है। उसने जासूस मुलाजिम का साथ छोड़ दिया। वहां से दौड़ता हुआ चढ़ाई पर सड़क के किनारे आया। लैला ने आते ही कोड वर्ड्स अदा किए, फिर पूछा, खैरियत से हो? जी हाँ, वो कमबख्त चाहता है मैं अस्पताल तक ना पहुंचूं। मैं जा रही हूँ, कहीं वो मेरी मौजूदगी का फ़ायदा ना उठाए। आधे घंटे के बाद आऊँगी। वह चली गई। पारस को अस्पताल तक पहुंचने में दुश्वारियां पेश आ रही थीं। उस रास्ते से बहुत कम गाड़ियां गुजरती थीं। आखिर एक खातून ने उसे लिफ्ट दी। वह साथ वाली सीट पर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी देर से यहाँ खड़ा हुआ था, कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा था। वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाती हुई बोली, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए था। तुम्हें अपने बराबर बैठाने से मेरी उम्र कुछ कम हो गई है। पारस ने उसे चौंक कर देखा। वो 40 बरस से कम नहीं होगी। ये समझ में आ गया कि अक्सर औरतों की तरह उसे कम उम्र कहलाने का खबत है। वो बोला, तुम्हारी उम्र ज़्यादा तो नहीं लगती? वो खुश होकर बोली, क्या वाकई? सच सच बताओ, मेरी उम्र कितनी लगती है? मैं बहुत ज़्यादा भी सोचूं तो तुम 20 बरस की हो। चल झूठे कहीं के। क्या मैंने ज़्यादा बता दी है? कम बताई है। मैं अपनी उम्र कभी नहीं छुपाती। आज मैं पूरे 20 बरस और 1 दिन की हो गई हूँ और तुमने मेरी उम्र में 1 दिन कम कर दिया। वाह, उम्र के मामले में तुम्हारी जैसी सच्ची लड़की पहली बार देख रहा हूँ। ज़रा तेज़ी से ड्राइव करो, मुझे दारुल शिफा पहुँचना है। बाय द वे, तुम्हारी उम्र क्या है? मुझे भी तुम्हारी तरह सच बोलने का मर्ज़ है। पूरे 40 बरस और 1 दिन का हूँ। क्यों मजाक करते हो? कोई अंधा भी तुम्हें छू कर बताएगा कि मेरे हम उम्र हो? किसी अंधे की क्या मजाल कि तुम्हें मेरी हम उम्र कहकर तुम्हें 40 बरस की बुढ़िया कह दे। उसके अंदर की बूढ़ी ज़रा सटपटाई, फिर बोली, सच बोलो, तुम भी 20 के हो ना? नहीं हूँ, मगर 20 का लगता हूँ, क्योंकि माजून खाता रहता हूँ। कौन सा माजून खाते हो मुझे बताओ?
वो ऐसी दवा है जिसे खाने से आधी उम्र कम हो जाती है। तुम खाओगी तो 10 बरस की नजर आओगी, इसलिए तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं 10 बरस की नहीं 20 ही की नजर आऊंगी। तो मेरी उम्र के झगड़े में ना पड़ो। उस माजून का नाम बताओ। क्या मैं माजून पेश करके अपना नुकसान कर लूँ? तुम 10 बरस की हो जाओगी तो मैं इश्क किससे करूंगा? हाँ, अगर तुम 40 की होती तो फिर अपनी तरह मैं तुम्हें 20 की बना लेता। वह झुंझलाकर बोली, मैं 40 की हूँ, मुझे वो दवा बताओ। क्यों झूठ बोलती हो? अभी सच कह चुकी हो कि 20 बरस एक दिन की हो। तुम इतनी सच्ची हो कि एक दिन की भी कमी बेशी को बेईमानी समझती हो, फिर एकदम से अपनी उम्र दुगनी क्यों बता रही हो? मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि पहले झूठ बोल रही थी, अब सच बोल रही हूँ। 40 की हूँ, अपनी तरह माजून खिलाओ और मुझे 20 की बना दो। उसने गाड़ी रोक दी। पारस ने कहा, गाड़ी तो चलाओ, क्या अस्पताल के अंदर ले जाऊं? यही तो अस्पताल दारुल शिफा है। पारस ने खिड़की से बाहर देखा। सामने दारुल शिफा की बड़ी सी इमारत थी। वो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर अलविदाई मुसाफिया करते हुए बोला, तुमने अपनी उम्र के घोड़े पर मुझे बिठाकर यहाँ तक पहुँचा दिया है, पता ही ना चला कि रास्ता कैसे कट गया। मुझे माजून का नाम बताकर जाओ। माजून के इस्तेमाल के लिए चंद शराइत हैं। पहली शर्त यह कि औरत शराब पीती हो, वो तो मैं पीती हूँ। दूसरी शर्त यह है कि हर रात उसका एक नया आशिक बदलता रहे। मैं तो आशिक बदलती रहती हूँ। माजून का नाम बताओ। उस माजून का नाम है बेहयाई। बेहयाई की खुराक खाने वालियाँ हर रात 20 बरस की होती हैं और हर सुबह आईने में अपनी उम्र का 40वां देखती हैं, वरना हया वालियाँ इस उम्र में माँ के मुकद्दस मर्तबे पर पहुँच फ़ख्र करती हैं। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। वो गुस्से से फट पड़ी, चीख चीख कर गालियाँ देने लगी, लेकिन वो गालियों की रेंज से दूर निकल आया। अस्पताल के इंक्वायरी काउंटर पर आकर बोला, मैं मिस मैरी से मिलना चाहता हूँ। आज सुबह उसका ऑपरेशन हुआ है, प्लीज़ मुझे उसका वार्ड और रूम नंबर बताएं। काउंटर गर्ल ने कंप्यूटर को ऑपरेट किया, फिर कहा, एक मिस मैरी का ऑपरेशन गुज़िश्ता कल हुआ था। आज 3:45 पर, यानी अब से आधा घंटा पहले वह अस्पताल से चली गई है। कहाँ चली गई है, क्या तुम पता बता सकती हो? उसके साथी ने उसे अस्पताल में दाखिल करते वक्त 207 आजम स्ट्रीट रेगिस्तान चौक का पता लिखवाया था। लेकिन मिस कल ऑपरेशन हुआ, आज छुट्टी कैसे दी गई? क्या मामूली ऑपरेशन था? हमें ऑपरेशन की नौयत का इल्म नहीं। आप डॉक्टर अफंदी से मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर डॉक्टर का कमरा है। वो फर्स्ट फ्लोर पर आया। एक दरवाजे पर डॉक्टर अफंदी की नेम प्लेट थी। उसने दस्तक दिया, आवाज़ आई, कम इन। उसी वक्त लैला आ गई। मैं डॉक्टर अफंदी से मालूम करने जा रहा हूँ कि मैरी को अस्पताल से छुट्टी क्यों दी गई है। वो डॉक्टर के चैम्बर में आया, फिर बोला, मैं फ्रांस से आया हूँ और मिस मैरी के अजीज़ का पैगाम लाया हूँ। काउंटर पर मालूम हुआ कल उसका ऑपरेशन हुआ था, आज छुट्टी हो गई। क्या मामूली ऑपरेशन था? नहीं, बहुत मेजर और सीरियस ऑपरेशन था। हम मिस मैरी को कभी छुट्टी ना देते, लेकिन मिस्टर पॉल उसे ज़बरदस्ती ले गए हैं। आपने अस्पताल के कवानीन के खिलाफ मिस्टर पॉल की ज़िद कैसे मान ली? वो कदरे परेशान हुआ और सर झुकाकर बोला, मैं ये समझने से माजूर हूँ कि इसकी ज़िद कैसे मान ली। मैंने इनकार किया था, लेकिन जाने कैसे बेख्तियार उसे मैरी को ले जाने की इजाज़त दे दी। मुझे तो यूँ लगता है जैसे मुझ पर कोई जादू किया गया था। पारस ने उसे मुसाफिर करते हुए कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं उसे तलाश कर लूँगा। शुक्रिया। वो अस्पताल से बाहर जाने लगा। लैला ने कहा, बेटे, डॉक्टर की सोच पढ़कर मालूम हो चुका है कि मैरी और पॉल दरअसल बारबरा और जेरी हॉक हैं। डॉक्टर उनकी असलियत नहीं जानता, लेकिन मैंने ऑपरेशन की नौयत से हकीकत मालूम की है। ऑपरेशन की नौयत क्या है? क्या तुम्हें पता है कि बारबरा जिस्मानी एतबार से ना लड़की थी ना लड़का? मुझे इस बात का इल्म नहीं। क्या ऑपरेशन के जरिए उसकी जिन्स तब्दील की गई है? हाँ, ऑपरेशन कामयाब रहा। उसका इलाज जारी रहा तो वह मुकम्मल लड़की बन जाएगी। वह अस्पताल से बाहर आकर गार्डन में बैठ गया, फिर बोला, आप बारबरा और जेरी के मुतालिक अहम मालूमात फराहम कर सकती हैं? लैला ने उसे शुरू से उनके हालात बताए और ये भी बताया कि वो चंद यहूदी ईसाई पादरी और नाम निहाद मुल्लाओं के जरिए एक नए मजहब दीन इंसान की तबलीग कर रहे थे। उनका एक टेलीपैथी जानने वाला साथी रॉकी हडसन मेरे चुंगल में आ गया था। जेरी ने रॉकी को मार डाला ताकि उसके जरिए मैं उसके और बारबरा के दिमाग में ना पहुंच जाऊं। फिर उन दोनों ने किसी अमल से अपनी आवाज़ और लहजे को बदल डाला। मुझे यह समझाना चाहा कि वो दोनों भी मर चुके हैं। फिर वो ताशकंद से भागकर समरकंद आ गए। पारस ने कहा, आसमान से गिरने वाले खजूर में अटकते हैं। वो दोनों बाप से बचकर बेटे के पास अटकने आ गए हैं। बेटे, जेरी ने बारबरा को अस्पताल से ले जाकर हमाकत की है, क्योंकि इस लड़की को सुबह शाम मेडिकल ट्रीटमेंट और तवज्जो की ज़रूरत है। अगर दिन रात इलाज की सहूलतें हासिल ना हुई तो केस बिगड़ जाएगा। इसका मतलब है वो मुझसे जहाँ भी जाकर छुपेगा वहाँ किसी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता रखेगा। उसे इलाज के लिए शहर में ही रहना पड़ेगा। हाँ, उसे बारबरा की बेहतरी के लिए ऐसा करना होगा। इस सिलसिले में एक और बात अहम है। बारबरा सर्द मजाज की थी। उसमें लड़कियों जैसे जज्बात नहीं थे और ना ही वो कभी लड़की बनना चाहती थी। फिर वो ऑपरेशन के लिए कैसे राज़ी हो गई? ये तब्दीली क्यों कबूल कर रही है? हो सकता है उसके ख्यालात बदल गए हों। वो खुशी से यह तब्दीली कबूल कर रही हो। जब पहली बार तुम्हारे पापा ने उसे ट्रैप किया था, तब से मैं उस लड़की के ख्यालात कई बार पढ़ चुकी हूँ। वो पत्थर है, टूटना जानती है, बदलना नहीं जानती। मुझे शुबा है कि उसके मिजाज को जबरन बदला गया है। शुबे की कोई वजह तो होगी। हाँ, बारबरा की तरह कभी जारी भी हमारा मामूल था। मैंने उसके भी ख्यालात पढ़े हैं। वो बारबरा का दीवाना है।
कई बार उसे ऑपरेशन कराने के लिए कह चुका है और ये सोचता भी रहा है कि ये सीधी तरह नहीं मानेगी तो मैं किसी हिकमत अमली से इसे मुकम्मल लड़की बनाऊंगा, फिर तो आपका शुबा दुरुस्त हो सकता है। इस वक्त बारबरा दिमागी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होगी। आपको उसका मौजूदा लहजा मालूम हो जाए तो आपको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। पहले तो ये मालूम करना होगा कि जेरी उसे कहाँ छुपाता फिर रहा है। वहाँ कोई बड़ा डॉक्टर ज़रूर जाएगा और शहर में बड़ा ऑपरेशन करने और तब्दीली जिन्स के मामलात को ट्रीट करने वाले गिनती के चंद डॉक्टर होंगे। मैं अभी उनके नाम और पते मालूम करके आती हूँ। लैला फिर उस डॉक्टर के दिमाग में आई जिसने बारबरा का ऑपरेशन किया था और उसे दूसरे दिन अस्पताल से ले जाने के बायस परेशान हो रहा था। लैला ने खामोशी से उसके ख्यालात पढ़कर 7 डॉक्टरों के नाम, पते और फ़ोन नंबर्स नोट किए। फिर पारस के पास आकर कहा, चलो मैं नंबर्स बता रही हूँ, तुम यके बाद दीगरे सब डॉक्टरों की आवाज़ें सुनवाओ। उसने एक बूथ में आकर लैला के बताए हुए पहले डॉक्टर के नंबर्स डायल किए। दूसरी तरफ से किसी ने कहा वो मौजूद नहीं है, अभी चंद मिनट पहले अचानक ही गए हैं। पारस ने रिसीवर रखा। लैला उस बोलने वाले के ख्यालात पढ़कर आई, फिर बोली, बेटे तुमने जिसकी आवाज़ सुनाई वो एक असिस्टेंट लेडी डॉक्टर थी। वो ये सोचकर हैरान और परेशान हो रही है कि डॉक्टर मरीजों को देख रहा था, फिर अचानक ये कहकर चला गया कि असिस्टेंट बाकी मरीजों को देखे, उसे वापस आने में देर हो जाएगी। अचानक उठकर जाने का मतलब ये हुआ कि जेरी उसके अंदर घुसकर उसे जबरन वहाँ से ले गया। यही बात है। लेडी डॉक्टर की सोच बता रही है कि डॉक्टर ने जाने से कबल किसी से फ़ोन पर मुख्तसर सी बात की। साफ जाहिर है कि जेरी ने फ़ोन के ज़रिए उसे डॉक्टर को ट्रैप किया है। जब तक वो डॉक्टर वापस नहीं आएगा आप लेडी डॉक्टर के ज़रिए उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगी। अभी सुन सकती हूँ, डॉक्टर के पास एक मोबाइल फ़ोन है, वो अपनी असिस्टेंट की कॉल सुन सकते हैं। मैं अभी आती हूँ। वो लेडी डॉक्टर के पास आई। वो एक मरीज़ा का मुआयना कर रही थी और उसके लिए सोच रही थी कि मरीज़ा को कौन कौन सी दवा लिख कर देगी। लैला ने उसके अंदर ये बात पैदा की कि वह डॉक्टर से इस सिलसिले में मशवरा करे। मशवरा किए बगैर सीनियर डॉक्टर के नुस्खे में तब्दीली करना मुनासिब नहीं। लेडी डॉक्टर ने कायल होकर फ़ोन के जरिए रब्ता किया। दूसरी तरफ से डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी। असिस्टेंट ने मरीज़ा की दवाओं के मुतल्लिक मशवरा तलब किया। डॉक्टर ने नागवारी से कहा, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो और मेरी अदम मौजूदगी में पूरे एतमाद से नुस्खे लिखा करो। डॉक्टर ने रब्ता ख़त्म किया। लैला खामोशी से उसके अंदर पहुंच गई। वो कार ड्राइव करता जा रहा था और ये नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा है। ऐसी हालत में यही सोचा जा सकता था कि मंजिल सिर्फ जेरी को मालूम है। वो उसके अंदर खामोशी से मौजूद है और उसे मुख्तलिफ रास्तों से गुजार कर अपनी खुफिया पनागाह की तरफ ले जा रहा है। लैला ने सफ़ीर के पास आकर उसे एक कार फ्राहम करने के लिए कहा। उसे बताया कि पारस दारुल शिफा के सामने है, कार वहाँ पहुँचाई जाए। फिर पारस से कहा, डॉक्टर सहरज़दा होकर ड्राइव करता जा रहा है, तुम्हारे लिए कार आ रही है, तुम काला दरिया की सिमत बढ़ते रहना, मैं अभी आकर डॉक्टर और जेरी की मंजिल बताऊंगी। वो फिर डॉक्टर के पास आ गई। वो गुमसुम स्टीयरिंग सीट पर बैठा ड्राइव कर रहा था और नहीं समझ पा रहा था कि किन रास्तों से गुजर रहे। लैला ने एक बार दरिया की लहरों का शोर सुना था, इसलिए समझ गई थी कि वो काला दरिया के पुल पर से गुजर रहे। कोई पौन घंटे बाद लैला पारस के पास आई। वो भी अब कार ड्राइव कर रहा था। उसने कहा, वो कब्रिस्तान शाह जिंदा के ढलान वाले हिस्से में कार से उतरा और पैदल चलता हुआ आगे बढ़ा। मेरी घड़ी के हिसाब से वो 15 मिनट तक चलता रहा। फिर एक खंडर नुमा इमारत में दाखिल हो गया। उसके ऊपरी हिस्से के एक शिकस्ता से कमरे में बारबरा एक बिस्तर पर पड़ी है। क्या आपने उसके ख्यालात पढ़े हैं? अभी पढ़ने जा रही हूँ। क्या वहाँ तक पहुँच जाओगे या मज़ीद रहनुमाई करूँ? नहीं अम्मी, आप बारबरा पर ध्यान दें। वो बारबरा के पास आ गई। डॉक्टर उसका मुआयना कर रहा था। जेरी ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। पहले तो डॉक्टर ने परेशान होकर इससे शिकस्ता कमरे और मरीज़ा को देखा और सोचने लगा था कि वहाँ कैसे पहुँच गए। तब जेरी ने सोच के ज़रिए कहा, डॉक्टर सोचने में वक्त ज़ाया न करो, अपनी परेशानी भूलकर मरीज़ा की परेशानियाँ दूर करो। अगर ये ज़िंदा न रही तो तुम भी यहाँ से ज़िंदा नहीं जाओगे। उसने पूछा, मगर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? इन तमाम बातों का जवाब मिल जाएगा, पहले उसे अटेंड करो। वो बारबरा का मुआयना करते हुए ऑपरेशन की नौइयत मालूम करने लगा। वो उसके सवालात के जवाब देती गई। ऐसे वक्त लैला उसके चोर ख्यालात पढ़ रही थी। बारबरा की सोच बता रही थी कि वो कुदरती तौर पर जैसी थी वैसी ही रहना चाहती थी, लेकिन जेरी के असरार पर वो तब्दीली के लिए राज़ी हो गई थी। लैला ने उसकी सोच में सवाल किया, मैं तो अपने फ़ैसले कभी नहीं बदलती, फिर राज़ी कैसे हो गई? पता नहीं, मैं पहले जैसी क्यों मुस्तकिल मिजाज नहीं रही। जेरी का हुक्म सुनते उसकी तामील करती हूँ और अपना फ़ैसला भूल जाती हूँ। बारबरा के इन ख्यालात से साफ जाहिर था कि जेरी ने बारबरा को भी धोखे से दिमागी तवानाई में मुब्तला किया होगा, फिर उसे तनवीमी अमल के ज़रिए अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया होगा। इस तरह वो ना चाहते हुए भी ऑपरेशन के मरहले से गुजरकर मुकम्मल लड़की बन गई थी। डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद पूछा, तुम्हें मुकम्मल तवज्जो, इलाज और देखभाल की ज़रूरत है। ऐसी हालत में तुम्हें सिर्फ अस्पताल में रहना चाहिए। कौन पागल का बच्चा तुम्हें इस खंडर में ले आया है? जेरी ने सोच के जरिए कहा, डॉक्टर मैंने अहमकाना हरकत की है, लेकिन मैं मजबूर था। दुश्मन उस लड़की को अगवा करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उसे यहाँ छुपाया है। तुम इस सिलसिले में पुलिस की मदद ले सकते थे। तुम उन दुश्मनों से ज़्यादा दुश्मन हो। उस बेचारी को यहाँ ला कर केस बिगाड़ रहे हो, ये मर भी सकती है।
नहीं डॉक्टर, ऐसा ना कहो, मैं इसे जी जान से चाहता हूँ, इसके लिए जान दे सकता हूँ। तुम कौन हो, सामने आकर बात क्यों नहीं करते? मैं इस जगह से बहुत दूर हूँ, मेरा तुम्हारा तारुफ सिर्फ टेलीपैथी के जरिए रहेगा। क्या तुम भी दुश्मनों से छुप रहे हो? हाँ, मजबूरी है। फॉर गॉड सेक, इस लड़की को ना छुपाओ, फौरन मेरे अस्पताल पहुंचाओ। मैं वादा करता हूँ इसके कमरे के बाहर और वार्ड में पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। डॉक्टर, मेरी तरह दुश्मन भी टेलीपैथी जानते हैं। वो फौलादी पहरा तोड़कर इसे ले जाएंगे तो मुर्दा लड़की हाथ लगेगी। तुम इसे अस्पताल नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारे हिस्से में भी इसकी लाश आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में जिंदा रह सकती है। लैला ने पारस के पास आकर कहा, बेटे अभी इधर न जाओ। वो गाड़ी रोककर बोला, क्या बात हो गई? मैं कब्रिस्तान शाह जिंदा के सामने पहुंच गया हूँ। अपनी गाड़ी दूसरे हिस्से में ले जाओ, वरना डॉक्टर की गाड़ी के करीब तुम्हारी गाड़ी देखकर जैरी को ताक्कुब का शुबा होगा। वो कब्रिस्तान दूर तक फैला हुआ था और पहाड़ी की ढलान पर था। पारस गाड़ी को दूसरे सिमत ले जाने लगा। लैला ने कहा, जैरी वहां मौजूद नहीं, उसके आलाकार हो सकती हैं। डॉक्टर उसे कायल कर रहा है कि वो बारबरा को फौरन अस्पताल पहुंचाए, वरना वो जिंदा नहीं रहेगी। क्या जैरी कायल हो जाएगा? नहीं होगा तो उसे बारबरा की लाश ही मिलेगी। वो दीवाना है, उसे मरने नहीं देगा। वो एक तरफ गाड़ी रोककर बाहर निकला, फिर कीमती पत्थरों और खूबसूरत नक्शो निगार से तैयार करदा मज़ारों के दरमियान से गुजरता हुआ पहाड़ी के ऊपरी हिस्से की तरफ जाने लगा। पारस ने पहाड़ी की बुलंदी से देखा, दो आदमी एक स्ट्रेचर उठाए एक खंडर नुमा इमारत से निकल रहे थे। लैला ने आकर कहा, वो बारबरा को ले जा रहे हैं। डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि उसे दारुल शिफा में ही पहुंचाया जाए, क्योंकि उसका ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर अफंदी बारबरा के पेचीदा केस की अच्छी तरह स्टडी कर चुका है। जैरी के दो आलाकार उसे दारुल शिफा ले जा रहे हैं। अम्मी, जब जैरी उसका इतना ही दीवाना है कि उसकी सलामती के लिए उसे खुलेआम अस्पताल पहुंचा रहे, तो वो अपनी महबूबा से दूर नहीं रहेगा। हो सकता है वो कहीं करीब ही रहकर बारबरा की निगरानी कर रहा हो। यह भी हो सकता है कि स्ट्रेचर ले जाने वाले दो आदमियों में से एक वो खुद हो। उन दोनों ने स्ट्रेचर को गाड़ी के पिछले हिस्से में रख दिया। एक ड्राइविंग सीट पर गया और दूसरा बारबरा के स्ट्रेचर के पास बैठ गया। डॉक्टर अपनी कार स्टार्ट करके जा रहा था। बारबरा की गाड़ी भी उसके पीछे चल पड़ी। पारस ढलान पर दौड़ता हुआ अपनी कार में आकर बैठ गया। वैसे ही खास जल्दी भी नहीं थी। ये मालूम हो चुका था कि उसे दारुल शिफा ले जाया जा रहा है। सिर्फ ये मालूम करना था कि उनमें से कोई एक जैरी है या नहीं। जैरी मुझसे बहुत खौफजदा था। मेरी मालूमात के दायरे से निकल जाने के लिए उसने अपने साथी रॉकी हडसन को कत्ल किया था, ताकि मुझे कभी मालूम ना हो सके कि वो बारबरा के साथ कहाँ गुम हो गया। लेकिन अपनी आवाज़ और लहजा बदलने के बावजूद ये दहशत बाकी थी कि मैं कहीं उनके करीब हूँ। अगर ये मालूम हो जाता कि पारस ने उसे ताड़ लिया है तो शायद वो दहशत से मर जाता। अभी वो पारस को महज एक फ्रांसीसी अफसर समझ रहा था और शुबा कर रहा था कि इस अफसर का ताल्लुक फरहाद अली तैमूर से हो सकता है, या वो अफसर ताशकंद में फरहाद तक ये खबर पहुंचा सकता है कि समरकंद में एक टेलीपैथी जाने वाला है, जो फ्रांसीसी अफसर के जासूस मुलाजिम को जख्मी करके भाग गया और उस भागने वाले की महबूबा अस्पताल में है। इन हालात को समझते हुए वो बारबरा से दूर था, अस्पताल के करीब नहीं गया। बारबरा और डॉक्टर अफंदी के दिमागों में रहकर ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि हम उसकी महबूबा तक पहुंच रहे हैं या नहीं। लैला ने बारबरा के पास पहुंचकर खुद को जाहिर नहीं किया। पारस भी उनसे दूर ही था। उनकी ये दूरी और खामोशी जैरी को एक तरफ मुतमईन कर रही थी कि दुश्मन उसे और बारबरा से बेखबर हैं। दूसरी तरफ अंदेशे थे कि गहरी खामोशी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा होती है। फिर जैरी को यहूदी आलिम ने इतला दी थी कि कोई ख्याल खोनी करने वाली उसके दिमाग में आई थी। यह और ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी। यहूदी आलिम ने बताया कि वो दीन इंसान के तीनों ख्याल खोनी करने वालों के मुतल्लिक पूछ रही थी। यानी उसे यह नहीं मालूम कि फरहाद की वजह से रॉकी हडसन मारा गया है और जैरी और बारबरा रूपोश हो गए हैं। जैरी ने कहा, इससे जाहिर होता है कि उस ख्याल खोनी करने वाली का ताल्लुक फरहाद से नहीं। वो दोबारा है तो मुझे मोबाइल फ़ोन पर इतला देना, मैं उससे फ़ोन के ज़रिए तुम्हारे दिमाग में आकर गुफ्तगू करूँगा। हमें मालूम होना चाहिए कि वो कौन है और क्या चाहती है। फिर उसी शाम दीन इंसा के पादरी ने फ़ोन पर इतला दी कि वो ख्याल खोनी करने वाली मौजूद है। जैरी फ़ोन बंद करके पादरी के दिमाग में पहुंचा, फिर बोला, हेलो मैं जैरी हूँ। मेरे मुर्दा बनकर रहने का मंसूबा कामयाब रहा है। फरहाद से छुपना बहुत मुहाल है। वो बोली, ऐसा भी मुहाल नहीं है, मैं कामयाबी से छुप कर रहती हूँ, वो मेरे दिमाग में नहीं आ सकता। तुम कौन हो? मेरा नाम दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वालों को मालूम है। मुझे मरीना डिफोंजा कहती हैं। ओह मरीना, ये तुम हो। तुम्हारी जहानत और हाजिर दिमागी के सामने ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स वगैरह मिट गए। फरहाद तुम्हें बेटी बनाकर भी अपना ताबेदार ना बना सका। तुम तो फौलाद हो, फौलाद। मुझे ऐसा समझते हो तो मुझसे दोस्ती करो। जिस फरहाद से खौफजदा होकर छुपते फिर रहे हो, मैं उसके खिलाफ एक मजबूत महाज बना रही हूँ। जो मेरी टीम में आता है उसकी खुशकिस्मती ये होती है कि वह हमेशा के लिए फरहाद की दुश्मनी से महफूज हो जाता है। मैंने यहाँ दीन इस्लाम के खिलाफ एक नई मजहबी तंजीम बनाई थी, मुझे उसमें नाकामी। वो बात काट कर बोली, मुझे मालूम हो चुका है। हम सब नाकामी का मुंह उस वक्त तक देखते रहेंगे जब तक फरहाद की फैमिली की तरह हमारे दरमियान भी मजबूत इत्तेहाद नहीं होगा। दुरुस्त कहती हो। मैं खुद को बहुत तन्हा और बेयारो मददगार पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे मजबूत सहारे की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी टीम में शामिल होने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें खुश आमदीद कह रही हूँ। मुझे अपनी मुश्किलात बताओ, मैं उनका हल बताऊंगी।
वो बताने लगा कि 4 उज़्बेक मुसलमान उसके पीछे पड़ गए थे। वो 2 को कत्ल करके अपनी जान बचाता हुआ एक कॉटेज में पनाह लेने गया तो वहाँ एक पुरस्कार नौजवान मिला। उसके जासूस मुलाजिम से मालूम हुआ कि वो फ्रांस का एक आला अफसर है, लेकिन वो योगा का माहिर है। मैं एक बार उसके दिमाग में गया तो अफसर ने ज़रा इंतज़ार किया, जैसे कोड वर्ड्स सुनना चाहता हो, फिर उसने सांस रोक ली। इससे जाहिर हो गया कि उसे अपने दिमाग में किसी टेलीपैथी जाने वाले का इंतजार था। मरीना ने कहा, इतनी लंबी बातें न करो, उस नौजवान का हुलिया और गुफ्तगू का अंदाज बताओ। गुफ्तगू का अंदाज क्या बताऊं, वो तो अजीबोगरीब है। अपने पास हथियार नहीं रखता। बातों के जरिए उन 2 उज़्बेक मुसलमानों को अपने कॉटेज से 40 कदम दूर पहुंचाया और मेरी जान बचाई। सुनो, ये फरहाद, सोनिया पारस और अली तैमूर की पहचान है कि वो कभी अपने पास हथियार नहीं रखते। अब एक सवाल का जवाब खूब सोच समझ कर दो। क्या उस नौजवान की पलकें साकित रहती हैं या वो पलकें झपकता है? वह चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर बोला। मैं उससे मिलने के बाद यह सोचकर उलझता रहा कि इसमें कोई अजीब बात है जो दूसरों में देखी नहीं गई। अब याद आ रहा है कि वो पलकें नहीं झपकता था, पर मैं बातों के दौरान उससे ज़्यादा नज़रें नहीं मिला सकता था। मेरी नज़रें झुक जाती थीं। मैं समझ गई वो बहुत ही खतरनाक जहरीला सांप है। उसे फरहाद अली तैमूर का बेटा पारस कहते हैं। ओ माय गॉड, मुझसे कितनी बड़ी हमाकत हुई थी। मैं पारस के कॉटेज में पनाह लेने गया था। उसकी जहरीली आंखों ने और मेरी छठी हिस्स ने खतरे का एहसास दिलाया और मैं भाग आया, वरना अब तक मैं मर चुका होता या फरहाद का गुलाम बन जाता। एक बार बच गई, यूं ही तनहा रहोगे तो बार बार नहीं बच सकोगे। अपनी सलामती चाहते हो तो मुझ पर भरोसा करो और मुझे अपने दिमाग में आने दो। याद रखो, जहां मैं आती हूं वहां फरहाद कभी नहीं आता। ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में आना क्या ज़रूरी है? हम इसी तरह किसी आलाकार के दिमाग में मिल लिया करेंगे। मैं सिर्फ उससे मिलती हूँ और उसे दोस्त बनाती हूँ जो मुझ पर भरोसा करता है और अपना जहन मेरे हवाले कर देता है। साफ लफ्ज़ों में क्यों नहीं कहती कि मुझे अपना मामूल बनाओगी और सीधी बारबरा के दिमाग में पहुंचोगी? तुम बारबरा की मौजूदा लहजे को नहीं पहचानती हो। तुम तमाम टेलीपैथी जाने वालों के मुकद्दर में गुलामी लिखी है। जो मेरा ताबेदार नहीं बनेगा, जल्द या बदेर फरहाद का गुलाम बन जाएगा। जब ऐसा वक्त आएगा तो देखा जाएगा। ऐसा वक्त आ चुका है जेरी, ज़रा अकल से सोचो और समझो। क्या फरहाद का बेटा इतना नादान है कि तुम भागोगे और वह तुम पर नज़र नहीं रखेगा? अगर तुम अब तक आज़ाद हो तो इसका मतलब यह है कि बाप बेटे ने कोई ऐसी जगह बना ली है जहां से वो मुतमईन होकर चुपचाप तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। मरीना की ये बात दिल को लगी। वो परेशान होकर बोला, हाँ, बारबरा बीमार है। उसका दिमाग खुली किताब की तरह है। कोई भी उसके अंदर रहकर मुझे ट्रैप करने के लिए इंतज़ार कर सकता है। लेकिन वो फिर सोच में पड़ गया। मरीना ने कहा, जब बारबरा का दिमाग खुली किताब बन चुका है तो लेकिन की गुंजाइश नहीं रही। लेकिन फरहाद को कैसे मालूम होगा कि मैंने उसे इलाज के लिए कहाँ छुपाया है? और पारस को यह कैसे मालूम होगा कि मैं जैरी हूँ और मेरी बीमार महबूबा का नाम बारबरा है? जब मालूम हो जाएगा तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे और वैसा बुरा वक्त होगा कि मैं भी तुम्हें फरहाद से नहीं बचा सकूंगी। जिस तरह तुम उसके दीवाने, उसी तरह पारस मेरा दीवाना है। 15 मिनट के बाद बारबरा के पास आओ, वहां मैं मिलूंगी। वो नागवारी से बोला। पारस का बाप भी बारबरा की मौजूदा आवाज़ और लहजे को नहीं पहचानता। तुम उनके जरिए क़यामत तक उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकोगी। तुम बहुत मगरूर हो गई हो, मुझे गुलाम बनाना चाहती हो। मैं थूकता हूं तुम्हारी दोस्ती पर। उसे जवाब नहीं मिला। उसने मुखातिब किया, मरीना, मैं दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन हूँ। अपने दिमाग से गुरूर के कीड़े निकाल कर मेरे पास आओ। खामोश क्यों हो? जवाब दो। उसे फिर जवाब नहीं मिला। मरीना वहां से चली आई थी और सोच रही थी। पारस के पास जाकर उसे मोहब्बत से बहलाना फुसलाना चाहिए। वो ज़रूर जानता होगा कि बारबरा कहाँ है। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर किसी रुकावट के बगैर पारस के दिमाग में पहुंच गई। उसने सांस नहीं रोकी। मुकद्दर ने मरीना का साथ दिया था। वहां लैला पहले से मौजूद थी, इसलिए पारस ने मरीना की सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। यूं उसके नसीब से काम आसान हो गया। वो उसकी लाइल्मी में चोर ख्यालात के जरिए मालूम करने लगी कि बारबरा किस अस्पताल में है और किस डॉक्टर के जेरे इलाज है। अगर वो ये सारी बातें पारस को मुखातिब करके पूछती तो वो शायद ना बताता। उसे ज़्यादा देर अपने दिमाग में रहने भी ना देता। लैला उस वक्त कह रही थी, बेटे मैं जा रही हूँ, 1 घंटे बाद आऊँगी। लैला से पहले ही वो दिमाग से निकल आई ताकि पारस को उसकी मौजूदगी का इल्म ना हो। उसने टेलीफोन इंक्वायरी से समरकंद के डॉक्टर अफंदी का फ़ोन नंबर मालूम किया। इस नंबर के जरिए रब्ता करके अफंदी की आवाज़ सुनी, फिर उसके जरिए बारबरा तक पहुंच गई। वहां जारी कह रहा था, बारबरा, हमारे सितारे गर्दिश में है। एक तरफ फरहाद अजाब जहां बना हुआ है, दूसरी तरफ मरीना मुझे चैलेंज कर रही है। कह रही थी 15 मिनट में तुम्हारे अंदर पहुंचेगी। वो बहुत लंबे दावे करने लगी है। मरीना ने कहा, क्या दावा गलत है? घड़ी देखो, ठीक 15 मिनट में आई हूँ। वो एकदम से बौखलाकर बोला, तुम मरीना, ये तुम हो? तुम कैसे आ गई? ऐसे आई हूँ जैसे सितारे गर्दिश में आते हैं। क्यों बारबरा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैंने तुम्हारे यार को समझाया था कि मुझ पर भरोसा करे, मेरा ताबेदार बन जाए, लेकिन बारबरा ने बात काट कर कहा, मरीना प्लीज़, जैरी को मेरा यार ना कहो। मैं ये सोच सोच कर परेशान होती हूँ कि आखिर क्यों इसके अहकामात की तामील करने लगती हूँ। मैं ऑपरेशन के खिलाफ थी, लेकिन अपनी मर्जी के खिलाफ मुकम्मल लड़की बन गई हूँ। इन बातों से साफ जाहिर है कि इसने तुम्हें अपनी मामूला बना रखा है। मेरी अकल भी यही समझाती है कि इसने मुझे मुकम्मल लड़की बनाकर हासिल करने के लिए ऐसी कोई चाल चली है।
मैं इसके खिलाफ सोचती हूँ लेकिन इससे नफरत नहीं करती हूँ। आखिर इसकी मामूला हूँ, कैसे नफरत कर सकती हूँ? तुम्हारी पूरी रुदात समझ में आ गई है। मैं तुम्हें एक लड़की की हैसियत से इसकी हवस का शिकार नहीं होने दूंगी। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इस कमबख्त को तुम्हारे दिमाग में आने से हमेशा के लिए रोक दूंगी। वो बोला, मरीना मैं तुम्हारी जहानत और सलाहियतों का कायल हो गया हूँ। प्लीज़ मुझे दुश्मन ना समझो। अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो मैं तुम्हारा ताबेदार बन जाऊंगा। बोलो क्या शर्त है? उसी पादरी के दिमाग में चलो। वो दोनों फिर पादरी के अंदर आए। वो बोला, क्या बात है? जैरी ने कहा, तुम खामोश रहो, मैं मरीना से बात कर रहा हूँ और इसे कह रहा हूँ कि वो बारबरा को मेरी रहने दे। इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत भर दे। मैं इसे हासिल करने की खातिर अपनी आज़ादी दांव पर लगा दूंगा और मरीना तुम्हारा ताबेदार बन जाऊंगा। अगर मैं मजबूर होती तो बारबरा को तुम्हारी झोली में डालकर तुम्हें अपना गुलाम बना लेती, लेकिन मैं चंद घंटों में कोई शर्त तस्लीम किए बगैर तुम्हारे अंदर पहुंच जाऊंगी। जाओ और मुझसे छुपने की हर मुमकिन तदबीर करते रहो। वो चली गई। जैरी उसे आवाज़ें देता रहा लेकिन जवाब नहीं मिला। वो कमज़ोर और बुज़दिल नहीं था, तन्हा हालात का मुकाबला कर सकता था, लेकिन मेरा खौफ बुरी तरह हावी था। अकल उसे समझा रही थी कि ऐसे वक्त उसे कोई मजबूत सहारा हासिल करना चाहिए, ऐसा सहारा जो फरहाद से ज़्यादा मजबूत हो। वो खौफ और परेशानी से सोच रहा था। अब फरहाद और मरीना के मुकाबले में महफूज रहने का एक और सहारा था और वो था जॉन लम्बोडा। यह अच्छी तरह मालूम था कि जॉन लम्बोडा भी उसे अपना मातियत बनाकर रखेगा, लेकिन यह मातती अपने वतन अमेरिका के लिए भी होगी। फरहाद और मरीना का गुलाम बनने से बेहतर है कि अपने अमेरिका की खातिर लम्बोडा का ताबेदार बन जाए। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर लम्बोडा के पास आकर कहा, सांस ना रोकना। मैं एक गुमशुदा टेलीपैथी जानने वाला जेरी हॉक हूँ। नायब सुपर मास्टर के दिमाग में आओ। यह कहकर लम्बोडा ने सांस रोक ली। जेरी उसके दिमाग से निकलकर नायब सुपर मास्टर के पास आया, फिर बोला, मैं तुम्हारे दिमाग में मिस्टर जॉन लम्बोडा से बातें कर रहा हूँ। लम्बोडा ने कहा, मैं मौजूद हूँ, बोलो। सर आप जानते हैं मैं इब्तदा में ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट का मातियत था। फिर फरहाद ने मुझे और बारबरा को असीर कर लिया था। मैं जानता हूँ, आगे बोलो। फरहाद कुछ अरसा से हमसे गाफिल हो गया था। हमें उससे निजात हासिल करने का मौका मिल गया। हमने उज़्बेकिस्तान में इस्लाम का जोर कम करने के लिए एक नए दीन इंसान की तबलीग शुरू कर दी, लेकिन बुरी तरह नाकामी हो रही है। हमारे एक टेलीपैथी जाने वाला रॉकी मारा गया है। बारबरा अस्पताल में है। फरहाद और मरीना ने उसके दिमाग में जगह बना ली है और अब मुझे फांसने की फिक्र में है। मुझसे क्या चाहते हो? तहफ़्फ़ुज़ और सलामती चाहता हूँ। फरहाद और मरीना भी तुम्हें पनाह दे सकती है। वह मुझे गुलाम बना लेंगे। मैं भी तुम्हें अपना मातियत बना कर रखूँगा। मुझे अपने मुल्क और अपनी कौम की खातिर आपकी मातियती कबूल है। शाबाश, वतन की मोहब्बत में आए हो तो मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। ये बताओ मुझे कब तनवीम में अमल करने दोगे? आप जब चाहें कर सकते हैं। मैं इस सिलसिले में आपसे एक मेहरबानी चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर मुतालबा पूरा करूँगा। बोलो क्या चाहते हो? मैं बारबरा को दिलो जान से चाहता हूँ। मुझे जहाँ तक याद है बारबरा मुकम्मल लड़की नहीं है। उसका ऑपरेशन हो चुका है, वो लड़की बन चुकी है। मैं उसके साथ इस दवाजी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। अच्छा, तो वो इसलिए अस्पताल में और उसका दिमाग तमाम टेलीपैथी जानने वालों के लिए खुल गया है। यही प्रॉब्लम है सर। फरहाद या मरीना उसे अपना ताबेदार बना लेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिलहाल तुम उनसे दूर रहो। हो सके तो चार दीवारी से बाहर ना निकलो। किसी से फ़ोन पर भी रब्ता न करो। अभी मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम मुझे बारबरा के पास पहुँचाओ। वो जेरी के अंदर चलाया। जेरी ने कहा, सर मैं किसी से रब्ता नहीं रखूँगा, लेकिन बारबरा की खैरियत मालूम किए बगैर सुकून नहीं मिलेगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम खामोशी से खैरियत मालूम करने उसके पास जाओगे और खामोशी से आओगे। अगर कोई हमाकत करोगे और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओगे तो मरीना और फरहाद तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसने लम्बोडा को बारबरा के पास पहुंचा दिया। बारबरा का दिमाग लैला, मरीना और लम्बोडा का उखाड़ा बन गया था। तीनों वहां थे और तीनों खामोश रहते थे। फिलहाल उसे छेड़ने से, यानी अपनी मामूला बनाने की कोशिश करने से, वह दिमागी तवाज़न खो बैठती। उसकी जिस्मानी और दिमागी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता। कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। सभी उसकी बेहतरीन सलाहियतों के साथ उसे हासिल करना चाहते थे। जॉन लम्बोडा ने पहली बार वहां जाकर खामोशी देखी। दूसरी बार आकर कहा, हेलो बारबरा, मैं लम्बोडा बोल रहा हूँ। तुम्हें शायद मालूम है कि तुम्हारे अंदर मरीना और फरहाद भी आती हैं। लैला ने कहा, फरहाद नहीं, मैं आती हूँ। मुझे मिसेज़ लैला फरहाद कहती हैं। मैं पहली बार बेगम फरहाद की सोच की लहरों को सुन रहा हूँ। मुझे खुशी हो रही है। क्यों मरीना, तुम कुछ नहीं बोलोगी? मरीना ने कहा, अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमें बारबरा के मामले में किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिए। लैला ने पूछा, इस लड़की का अंजाम क्या होगा? हम में से हर एक इसे हासिल करना चाहता है। जो हासिल करने में नाकाम रहेगा वो इसे मार डालेगा ताकि यह दुश्मन के काम ना आ सके। लम्बोडा ने पूछा, क्या तुम इसे मार डालोगी? लैला ने जवाब दिया, जो हमें नुकसान पहुंचाता है हम उसे नहीं छोड़ते, लेकिन बारबरा हमारे हाथ नहीं आएगी तो हम कुछ नहीं खोएंगे, क्योंकि इसकी टेलीपैथी हमारी पैदावार नहीं है, तुम्हारी पैदावार है। ये तुम्हारे हाथ से निकलेगी तो तुम नुकसान बर्दाश्त नहीं करोगे। इसी तरह मरीना भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम दोनों इसे कत्ल करना चाहोगे। मरीना ने कहा, अगर तुम कत्ल नहीं करोगी और तुम्हें इसे हासिल ना करने का दुख नहीं होगा तो फिर यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं इसे हासिल करने नहीं आई हूँ। इसे तुम दोनों की कमजरफी से बचाने के लिए मौजूद हूँ। लम्बोडा ने कहा, भाई मैं बहुत कमजरफ हूँ। बारबरा मुझे नहीं मिलेगी तो मैं इसे ख़त्म करके मशीन के जरिए दूसरी बारबरा पैदा कर लूँगा।
बारबरा ने नकाहत से कहा, क्या ज़रूरी है कि तुम सब जो सोच रहे वो हो जाए और जो नहीं सोच रहे वो ना हो? क्या तकदीर तुम्हारे सोचने से बनती है और तुम्हारे सोचने से बिगड़ती है? मरीना ने कहा, तुम हमारी टेलीपैथी की ठोकरों में हो, इसलिए तुम ना बोलो। ये तुम्हारी खुशफहमी है कि मैं ठोकरों में हूँ। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है कि मेरी सोच के लहजे में तवानाई है? हाँ, तवानाई महसूस हो रही है, लेकिन एक बड़े ऑपरेशन के बाद इस कदर कमज़ोर हो चुकी हो कि हफ्तों और महीनों हमें अपने अंदर आने से नहीं रोक सकोगी। तो अब फिर बाहर जाओ। ये कहते ही बारबरा ने सांस रोक ली। लैला, मरीना और लंबोडा उसके दिमाग से बाहर निकल आए। जैरी भी छुपा हुआ था, वो भी वहां से बाहर निकल आया। सभी शदीद हैरानी में मुब्तला हो गए। ये बात इंतहाई हैरानकुन थी कि बहुत बड़े ऑपरेशन के नतीजे में कमज़ोर हो जाने वाली लड़की ने बड़ी तवानाई से सांस रोक ली थी। वो चारों फिर उसके दिमाग में गए। वो सांस ले रही थी। पराई सोच की लहरों को महसूस करती उसने फिर सांस रोक ली। दोबारा उसके अंदर से बाहर निकल आने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक बेहद कमज़ोर लड़की ये मौजज़ा दिखा रही है। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। वो चारों डॉक्टर अफंदी के पास आए। उसे दौड़ाते हुए बारबरा के कमरे के सामने ले आए। दरवाज़ा बंद था। लंबोडा ने डॉक्टर के जरिए दस्तक देते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो, अंदर कौन है? फिर एक नया इंकशाफ हुआ कि बारबरा सिर्फ सांस ही नहीं रोकती, ख्याल ख्वानी की परवाज़ भी करती है। वह डॉक्टर के दिमाग में आकर बोली, मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया है, तन्हाई जाती हूँ। प्लीज़ डॉक्टर, आप सिर्फ मुआयने के वक्त तशरीफ़ लाएं। मरीना ने पूछा, लेकिन तुम ख्याल ख्वानी कैसे कर रही हो? तुम तो चंद मिनट पहले बहुत कमज़ोर थी। तुम चंद मिनट पहले शाहजोर थी। लंबोडा का दावा था कि मैं उसके हाथ ना आई तो वो मुझे मार डालेगा। अब यहाँ से जाओ और सर पटक पटक कर सोचो कि मैं मुर्दा थी, जिंदा कैसे हो गई। आइंदा इस बेचारे डॉक्टर के दिमाग में आकर इसे और मुझे परेशान ना करो, कुछ हासिल नहीं होगा। गुड बाय एंड सो फार। जॉन लंबोडा दिमागी तौर पर हाजिर होकर हैरानी से सोचने लगा। क्या ये ख्वाब था? अक्ल तस्लीम नहीं करती कि उसने चंद मिनट में अचानक ही तवानाई हासिल की है। मुझे अपने एजेंटों के जरिए उस अस्पताल और बारबरा पर नज़र रखना चाहिए। उस लड़की की हैरत अंगेज और गैर मामूली तवानाई के पीछे ज़रूर कोई राज है जो अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं उस राज को ज़रूर समझूंगा। लैला डॉक्टर के दिमाग से निकलते ही मेरे पास आई। फिर कोड वर्ड्स अदा करके बोली, एक नाकाबिल यकीन वाक़या ज़हूर में आया है, आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसने बारबरा की तवानाई हासिल करने वाला वाक़या पूरी तफसील से सुनाया। मैं भी हैरान रह गया। बेयकीनी से बोला, यह कैसे मुमकिन है? मेरा ख्याल था कि दर्जनों टेलीपैथी जाने वाले उसके दिमाग में आते जाते रहेंगे तो वो कमज़ोरी के बायस पागल हो जाएगी, लेकिन वो तो होशमंदों को पागल बना रही है। मैंने आजमाइश के तौर पर उसके दिमाग में पहुंचना चाहा, मगर उसने सांस रोक ली। मैं वापस आ गया। अब तो ये जादू सा लग रहा था। जो बात फहम से बालातर हो वो जादू लगती है। मैंने कहा, लैला, तुम और पारस इस लड़की पर नज़र रखो। इसके दिमाग में या इसके आसपास ज़रूर ऐसी कोई बात है या कोई हस्ती है जो इसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। उधर मरीना भी बेचैन थी। ऐसी बात हो गई थी जिसकी तह तक पहुंचे बगैर सुकून नहीं मिल सकता था। बारबरा सांस रोक लेती थी, दिमाग के दरवाजे बंद करके और ज़्यादा पुरस्कार हो गई थी। मरीना बड़ी देर तक कमरे में टहलती रही और इस मामले पर हर पहलू से सोचती रही। फिर वो रुक गई, खला में तकते हुए मुस्कुराने लगी। उसे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। उसने दरवाजे पर आकर अपने एक मातहत को बुलाया, फिर कहा, मैं आराम कर रही हूँ, इधर ना आना। कोई फ़ोन आए तो कह देना मैं मौजूद नहीं। फिर उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। खिड़कियां पहले ही बंद थीं। फर्श पर कालीन बिछा था। वो कालीन पर चारों शाने चित लेट गई, दोनों हाथ सीने पर रख लिए। फिर आंखें बंद करते हुए अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता सांस खींचते हुए कहने लगी, ओम प्रभु आत्मा शक्ति, ओम प्रभु आत्मा शक्ति। वह ज़ेर लब बोलते बोलते खामोश हो गई। उसके होंठ लफ्ज़ ओम पर एक दूसरे से चिपक गए। जिस्म साकित हो गया। ऐसे ही लम्हात में मरीना ने खुद को अपने जिस्म से बाहर देखा। उसका बदन कालीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। वो वहां से चल पड़ी। उसने इरादा किया था कि बारबरा के पास जाएगी, लिहाजा वहां पहुंच गई। आत्मा के सामने कोई रुकावट नहीं होती। वो बंद दरवाजा और ठोस दीवारों के आर पार चली आती है। उसने कमरे में आकर देखा, बारबरा बिस्तर पर आराम से लेटी हुई छत की तरफ तक रही थी और किसी सोच में गुम थी। उसके सरहाने एक हसीन और जमील नर्स खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर नूर बरस रहा था। क्यों लग रहा था वो नर्स ना हो, आसमान से हूर उतर कर आई हो। अजीब बात यह थी कि वह हूर उसे घूर कर देख रही थी। आत्मा किसी को नजर नहीं आती। मरीना भी ऐसे वक्त किसी को नजर नहीं आ सकती थी, क्योंकि नजर आने वाला जिस्म अपने कमरे के कालीन पर छोड़कर आई थी। यही बात अजीब और हैरान कुन थी कि हूर उसे देख रही थी। मरीना कमरे में दाएं से बाएं जाने लगी तो हूर की नजरें भी उसके साथ साथ जाविया बदलने लगी। इससे साबित हो गया कि वह वाकई मरीना की आत्मा को देख रही है। फिर उस हूर ने दरवाजे की तरफ उंगली से इशारा किया। इशारा बिल्कुल वाज़ेह था। मरीना की आत्मा को कमरे से बाहर जाने को हुक्म दे रही थी। शायद वह हुक्म की तामील ना करती, वहां से ना जाती, लेकिन अब बारबरा के कमरे में मजीद देखने और समझने के लिए कुछ ना रहा। वो दूसरे ही लम्हे में अपने कमरे में अपने जिस्म के अंदर आ गई। बदन में हल्की सी लर्जिश हुई, होंठ वाह हुए। उसने ओम प्रभु आत्मा शक्ति कहते हुए आंखें खोल दी, लेकिन उसी तरह लेटी रही। छत को घूरते हुए सोचने लगी, वो नर्स कौन थी? आज ऐसे वाकयात रूनमा हो रहे थे जिन्हें अकल तस्लीम नहीं कर रही थी।
ये तो सब जानते हैं और मानते हैं कि रूह किसी को नजर नहीं आती, लेकिन बारबरा के कमरे में ड्यूटी देने वाली नर्स रूह को वाज़ेह तौर से देख रही थी। इस तरह यह समझ में आ रहा था कि वो नर्स कोई गैर मामूली इल्म जानती है और ऐसे ही इल्म से बारबरा को दिमागी तवानाई पहुंचा रही है। वो कालीन पर उठकर बैठ गई, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज करती हुई डॉक्टर आफंदी के पास पहुंच गई। उसकी सोच में सवाल किया, मिस मैरी, बारबरा के कमरे में किस नर्स की ड्यूटी है? डॉक्टर की सोच ने जवाब दिया, उस कमरे में किसी नर्स की ड्यूटी नहीं है। मरीना ने उसे बारबरा के कमरे तक आने पर मजबूर किया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। बारबरा बिस्तर पर उठकर बैठते हुए बोली, आइए डॉक्टर, मैं बहुत आराम और सुकून महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर ने पूछा, क्या इस कमरे में अभी कोई नर्स थी? नहीं, मैं तो बिल्कुल तन्हा थी। मरीना ने डॉक्टर की जुबान से कहा, तुम झूठ बोलती हो। अभी 1 मिनट पहले एक नर्स तुम्हारे सराहने खड़ी हुई थी। वो तेजी से चलता हुआ टॉयलेट में गया। कमरे में दूसरा दरवाज़ा नहीं था। डॉक्टर के चोर ख्यालात भी मरीना से कह रहे थे कि दोपहर से इस कमरे में कोई नर्स नहीं गई है। क्योंकि बारबरा तन्हाई चाहती थी, मरीना फिर कालीन पर लेट गई। आत्मा शक्ति के अमल के जरिए अपने जिस्म से जुदा होकर बारबरा के कमरे में आई तो डॉक्टर अभी वहां मौजूद था। बारबरा बिस्तर पर बैठी हुई थी और बिस्तर के सरहाने वही हूर दिखाई दे रही थी। डॉक्टर कमरे से जा रहा था और वो हूर फिर हाथ के इशारे से उसकी आत्मा को वहां से जाने का हुक्म दे रही थी। आत्मा वापस आ गई। मरीना कालीन पर उठकर बैठ गई। उसका सर चकरा रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि बारबरा के कमरे में मौजूद जो हूर है वो भी एक रूह है। क्योंकि जब मरीना ने मादी तौर पर डॉक्टर के दिमाग में रहकर देखा तो बारबरा के कमरे में हूर नजर नहीं आई, और जब आत्मा शक्ति से देखा तो वो हसीन आत्मा नजर आ गई। क्या बारबरा के साथ भी कोई आत्मा शक्ति वाली हस्ती है? जो सरहाने नजर आई है वो लाजवाब हुस्न की मालिक थी। बिल्कुल नया चेहरा था। मरीना ने पहली बार वो सूरत देखी थी। उसके दिल में शुबा पैदा हुआ, क्या तिब्बत का महालामा कंचन देव अपनी शिकस्त का बदला लेने आया है और यहाँ मेरे खिलाफ बारबरा को तवानाई देकर उसे मेरे मुकाबले पर लाना चाहता है? ऐसा मुमकिन था। इस दुनिया में क्या नहीं होता, जो ना सोचो वो हो जाता है। फिलहाल मरीना हर तरफ से दबाव में आ गई थी। अगर आत्मा शक्ति के हवाले से महालामा कंचन देव मुकाबले पर आया है तो मुसीबत में इजाफा हो चुका है। पहले मैं ही क्या कम था, उज़्बेकिस्तान आकर उसके सर पर मुसल्लत हो गया। फिर इसराइल में अली ने जनरल पार्किन को उससे छीन लिया। जनरल के बाद अब सिर्फ बीजी थर्माल ही एक टेलीपैथी जानने वाला उसके कब्जे में रह गया था। वो टेलीपैथी जानने वालों की एक मजबूत टीम बनाना चाहती थी और अब अंदेशा पैदा हो गया था कि कहीं थर्माल भी हाथ से न निकल जाए। वो अपनी जगह से उठकर टहलने लगी और सोचने लगी, हारी हुई बाजी जीत सकती हूँ। अगर बारबरा और जेरी मेरे कब्जे में आ जाएं और फरहाद ये मुल्क छोड़कर चला जाए या मर जाए। उसे याद है कि वो दीन इंसान के एक यहूदी के ख्यालात पढ़ रही थी तो ये मालूम हुआ था कि रॉकी हडसन ने फरहाद को एक कॉर्निवल में घेर लिया था, लेकिन खुद फरहाद के शिकंजे में आ गया। इस तरह यह मालूम हो चुका था कि वो कॉर्निवल में रहता है या कॉर्निवल के किसी शख्स के जरिए उसकी रिहाइश का पता मालूम किया जा सकता है। वो टहलते टहलते रुक गई, फिर बैठ गई। जहन तेजी से सोच रहा था कि फरहाद की रिहाइश का मालूम हो जाए तो उसकी गफलत में उस पर वार किया जा सकता है। किसी बड़ी वारदात की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ ज़रा सा जख्मी करके फरहाद को अपना गुलाम बनाया जा सकता है। और गॉड, मैंने इस पहलू से क्यों ना सोचा कि फरहाद इसी शहर में है। मैं ज़रा सी कोशिश के बाद उसका पता ठिकाना मालूम कर सकती हूँ या उसके करीब रहने वाले किसी फ़र्द को आलयकार बना सकती हूँ। वो बड़े जोश और जज्बे से सोच रही थी, कभी उठ रही थी, कभी बैठ रही थी। ये बात दिमाग में पक रही थी कि कभी फरहाद ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया था और उसे ताबेदारी के जाब में मुब्तला रखा था। अब वो भी फरहाद को मामूल और मजबूर बना सकती है। उसने कॉर्निवल के कई फ़ोन नंबर मालूम किए। फिर फ़ोन के जरिए याकूब हमदानी की आवाज़ सुनकर उसके ख्यालात पड़े। पता चला हमदानी ने फरहाद अली तैमूर को दोस्त बनाया है और फरहाद एक रूसी हसीना के साथ उसके कॉर्निवल वाले खेमे में रहता है। मरीना ने कॉर्निवल के एक और शख्स की आवाज़ सुनी, फिर उसे आलाकार बनाकर समोरा के खेमे में ले गई। समोरा वहाँ तनहा थी, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था और ना ही अपने खिलाफ मरीना की मसरूफियात देख रहा था। मरीना मुझे वहाँ ना पाकर ज़रा मायूस हुई, लेकिन उसने समोरा के दिमाग में जगह बना ली। फिर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसे पूरा यकीन था कि मुझे समोरा के जरिए ट्रैप कर सकेगी। इसके बावजूद मेरी पूरी हिस्ट्री उसके पेश नज़र थी। उसने मेरा रिकॉर्ड पढ़ा था, ये देखा और सुना भी था कि मैं हमेशा हिकमत अमली से या मुकद्दर से बच निकलता हूँ। अभी पिछली बार रॉकी हडसन ने मुझे गोली मारने, जख्मी करने और मुझे गुलाम बना लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तमाम दुश्मनों के दिलों में यह दहशत और यकीन है कि मैं दुनिया वालों के सामने मर जाता हूँ, बरसों मुर्दा रहता हूँ, फिर जिंदा होकर जुराइम से भरी हुई दुनिया में वापस आ जाता हूँ। मरीना भी कामयाबी का यकीन करने के बावजूद अंदर से सहमी हुई थी कि नाकाम होगी और मैं महफूज रहूंगा तो फिर मेरी इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में वो खैरियत से नहीं रह सकेगी। मुझे गुलाम बना लेने वाला कारनामा ऐसा ज़बरदस्त होता जैसे तनहा सारी दुनिया को फतह कर लिया हो, और वो ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा काम करने से पहले परेशान और बेचैन हो रही थी। उसे मजबूत सहारे की ज़रूरत महसूस हो रही थी। आज उसे ये गलती समझ में आ रही थी कि वह अब तक तनहा ज़िंदगी गुजारती रही है, जबकि अमेरिका में, इसराइल में, रूस में और मेरी फैमिली में तमाम टेलीपैथी जाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उनके अपने बहुत बुरे वक्त में काम आ सकती हैं। जबकि आज वो मुझे ट्रैप करने का खतरा मोल लेने वाली थी तो उसका सहारा बनने के लिए कोई टेलीपैथी जानने वाला साथी नहीं था।
इवान रास्का उसका दोस्त था। लंबोड़ा के दामाद बीजी थर्माल को अपना ताबेदार बना चुकी थी, मगर वो दोनों कुछ ज़्यादा ज़हीन और हाजिर दिमाग नहीं थे। ऐन वक्त पर काम बिगाड़ सकते थे। फिर भी उसने सोचा वह थर्माल से समोरा की निगरानी का काम ले सकती है। उसने थर्माल को मुखातिब किया। वो बोला, यस मादाम, मैं आपका खादिम हूँ, क्या खिदमत करूँ? मैं तुम्हें एक औरत के दिमाग में ले जा रही हूँ। तुम उसके अंदर बिल्कुल खामोश रहोगे, वहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होने दोगे। उस औरत का नाम समोरा है। अगर समोरा का कोई यार उसके करीब आए तो फ़ौरन मुझे इतला देना। यस मादाम, मैं हुक्म की तामील करूँगा। मरीना ने उसे समोरा के पास पहुंचा दिया। फिर इवान रास्का के पास आकर बोली, मैं एक बहुत बड़ा मार्का सर करने वाली हूँ। अगर कामयाब होगी तो समझो हम सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। वैसा कौन सा मार्का है? मैं फरहाद को अपना ताबेदार बनाने वाली हूँ। उसने शदीद हैरानी से पूछा, क्या फरहाद अली तैमूर को? हाँ, क्या यकीन नहीं आ रहा? ये तो समझ में आता है कि चूंटी शेर पर चढ़ सकती है, लेकिन उस पर चढ़ना और बात है और फरहाद पर चढ़ दौड़ना और बात है। बड़े बड़े शहजोर और इंतहाई ज़हीन लोग उससे धोखा खाते जा रही हैं। मैं धोखा नहीं खाऊंगी। पहले पूरी तरह तस्दीक करूंगी कि वो फरहाद ही है, फिर उस पर हमला करूंगी। क्या हमला करना इतना ही आसान होगा? जिसे हादसात जख्म नहीं पहुंचाते उसे तुम कैसे जख्मी करोगी? जो सोचा उस पर अमल करूंगी। ख्वामखा मायूस होकर बैठे रहने से बेहतर है आदमी कुछ कर गुजरे। हो सकता है मुकद्दर में कामयाबी लिखी हो। उसी वक्त बीजी थरमाल ने आकर कहा, मादाम, समोरा के पास एक शख्स आया है। वो उसे फरहाद कहकर मुखातिब कर रही है। वो बोली, रास्का, तो मेरे साथ समोरा के अंदर आओ। वहां बिल्कुल खामोश रहना। जब तक मैं कुछ ना कहूं कोई हरकत ना करना। वो दोनों समोरा के पास आई।